आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग इतिहास विषय का अंतर्गत 1857 के विद्रोह के ऊपर चर्चा करेंगे। अपनी पिछली कक्षा में भी मैंने इससे संबंधित 1857 के विद्रोह से संबंधित इसके कारणों पर चर्चा की थी। इसी चर्चा के क्रम को आज हम लोग अपनी इस कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। यह टॉपिक 1857 का विद्रोह स्नातक तृतीय खंड एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में शामिल है। BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम में पार्ट 3 BA पार्ट 3 और PG क्लास में इसे शामिल किया गया है। आज हम लोग 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसके शुरुआत होने के कारण मतलब 1857 के विद्रोह की शुरुआत के कारणों पर चर्चा की थी कि आखिर 1857 में जब विद्रोह हुआ, यह विद्रोह क्यों हुआ, इतना व्यापक स्वरूप वाला विद्रोह का जन्म कैसे हुआ और कौन कौन से कारक थे जिन कारणों की वजह से यह इस विद्रोह की शुरुआत हुई, जो अपने प्रभाव क्षेत्र में इतने बड़े क्षेत्र में फैला, इतने व्यापक रूप में फैला, जिसमें अनेक वर्गों की भागीदारी रही, जिसमें किसान, मजदूर, आदिवासी, सिपाही, मध्यम वर्ग, देसी रजवाड़े, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो देसी रजवाड़ों से संबद्ध थे, इस तरह बहुत सारे लोगों की इसमें सहभागिता रही और बड़े इलाकों में, भारत के बड़े हिस्सों में यह विद्रोह फैला। एक समय ऐसा भी लगा कि अब भारत में अंग्रेज़ी सत्ता के दिन समाप्त हो गए हैं और अंग्रेज़ी सरकार जो है वो गिने चुने दिनों की मेहमान रह गई है। अब सत्ता जो है पुनः भारतीयों के हाथों में आने वाली है। दिल्ली में अपनी सरकार बनेगी, विदेशी सरकार के शासन का अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंततः जीत अंग्रेज़ों की ही हुई। तो आज हम लोग इस कक्षा में यही चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से कारक थे जिसके कारण अंग्रेज़ों को अंततः जीत हासिल हुई और भारतीयों को अंततः विफल होना पड़ा। यह विद्रोह जो है वो असफल हो गया। तो सबसे पहले विद्रोह के फैलाव के साथ साथ संसाधनों पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय लोग जो थे उनके पास क्या संसाधन थे, यह विद्रोह किस रूप में फैला था और अंग्रेज़ों को कहाँ कहाँ से मदद मिली, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसने भारतीयों के हाथों से जीती हुई बाजी छीन ली। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह विद्रोह का विस्तार जो है वो सीमित था, मतलब यह पूरे भारत में एक समान रूप से नहीं फैला था, बल्कि पूरे भारत में यह कुछ कुछ जगहों पर फैला हुआ था। कुछ कुछ जगहों पर, जैसे यह मुख्यतः उत्तरी एवं मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर फैला हुआ था। भारत का एक हिस्सा बंगाल, पंजाब, कश्मीर और सुदूर दक्षिण भारत के हिस्से, ये सभी अछूते रह गए। मतलब वर्तमान में जो भारत का हम बड़ा हिस्सा पाते हैं, इसमें काफ़ी बड़ा इलाका जो है वह इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो जहाँ तक ब्रिटिश सत्ता की धमक बहुत व्यापक रूप से नहीं हुई थी, जहाँ स्थानीय तत्व अभी भी प्रशासन में महत्वपूर्ण थे या देसी रजवाड़ों के साथ कंपनी का संबंध अच्छा था, कंपनी का शासन सीधे रूप से वहाँ तक स्थापित नहीं हो पाया था, उन सारे क्षेत्रों में विद्रोह का असर कम था, विद्रोह वहाँ तक नहीं फैल पाया था। दूसरी बात यह थी कि उन जगहों पर भी जहाँ अंग्रेज़ों को देसी शासकों का पूरा साथ मिला, उन जगहों पर भी यह विद्रोह नहीं फैल पाया।
तो इस प्रकार पंजाब, कश्मीर और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में अंग्रेज़ों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और सीमित क्षेत्र में होने वाले विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आसानी से कुचल दिया। जगह जगह जिस जगहों पर अंग्रेज़ों को विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा उन क्षेत्रों से अंग्रेज़ों को सहायता ही मिली और विद्रोही गुट जो थे, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, जो देसी तत्व थे, वो छोटे छोटे गुट में बनकर घिर गए, जिसके कारण अंग्रेज़ों को उसे परास्त करने में आसानी हुई। दूसरा कारण यह था कि इनका जो था संसाधन भी काफ़ी सीमित था। विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, इनके पास धन और शस्त्र का अभाव था। उस समय ब्रिटिश सत्ता विश्व की सबसे शक्तिशाली सत्ता थी और उनके पास धन और शस्त्रों की कमी नहीं थी, संसाधनों की कमी नहीं थी। बड़ी संख्या में उनके पास सैनिक थे और भारतीयों के पास इन सब का अभाव था। चूँकि विद्रोह जो था वो गरीब, असहाय और दबे कुचले लोगों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी दशा को सुधारने के लिए, अपनी गिरावट में जिम्मेवार तत्वों को यहाँ से हटाने के लिए विद्रोह की शुरुआत की थी। उसके बनिस्पत जो उसके दुश्मन थे, मतलब जो सरकार थी उस समय, वह काफ़ी शक्तिशाली थी। उनके पास न धन की कमी थी, न ही शस्त्रों की कमी थी। तो इस कारण से विद्रोही काफ़ी जगह पिछड़ते चले गए। अंग्रेज़ों का संसार नेटवर्क भी बढ़िया हो चला था। रेड, डाक तार, इन सारी चीज़ों का जाल बिछने लगा था। इन सभी चीज़ों का विस्तार होने लगा था। 1852-53 से ये सारी चीज़ें बिछाई जा रही थी। तो इसका फ़ायदा भी अंग्रेज़ों को मिला। तेज़ी से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह दी जा सकती थी, जबकि विद्रोहियों के पास इसका नितांत अभाव था। बहुत बार आपसी तालमेल के अभाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। यातायात के संसाधन पर सरकार का कब्जा था। इसके चलते वो अपने अंतर्गत आने वाले, अपने अधीन आने वाले सैनिकों को, संसाधनों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। लेकिन भारत में जो विद्रोही थे, जो अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, वे अपने मूवमेंट को इतनी तेज़ी से, इतनी सक्रियता से नहीं बढ़ा पा रहे थे, जिसके कारण भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा योग्य नेतृत्व का अभाव भी सामने आया। विद्रोही जो थे वो छोटे छोटे गुटों में बंटकर लड़ रहे थे। ये गुट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ये गुट अत्यधिक गतिशील नहीं थे, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में जमे रहकर अंग्रेज़ों को परास्त कर रहे थे, अंग्रेज़ी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। तो इन स्थानीय गुटों को, इन बिखरे हुए गुटों को अंग्रेज़ों को परास्त करने में, अंग्रेज़ी सत्ता को इन बिखरे हुए गुटों को का दमन करने में कोई परेशानी, विशेष परेशानी नहीं हुई। यह अभाव भी था कि विद्रोही नेता एकजुट और संगठित नहीं हो पाए और न ही एक मत होकर उन्होंने किसी योग्य नेतृत्व को खड़ा कर पाया। कोई ऐसा योग्य नेतृत्व नहीं मिला जो आगे का रास्ता उन्हें दिखाता या पूरे सभी गुटों के संचालनों को, सभी क्षेत्रों के विद्रोहियों को एक सूत्र में बांधकर कोई समन्वित नीति अपना पाता, कोई दूरदर्शी नीति अपना पाता। यहाँ तक कि जब विद्रोही सेना दिल्ली पर कब्जा कर ली तो उनके पास अब कोई प्रोग्राम ही नहीं था, कोई नक्शा ही नहीं था कि अब आगे क्या किया जाएगा। मेरठ से जब सेना दिल्ली पहुंच गई तो उनके पास अब कोई योजना नहीं थी, न ही उन सैनिकों को कोई योग्य नेतृत्व देने वाला था। तत्कालिक मुगल नरेश बहादुर शाह जफर भी अनमने ढंग से उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। तो यह अक्षमता विद्रोहियों के लिए बहुत भारी पड़ी और अंग्रेज़ों को अनेक योग्य नेतृत्व सैनिक सेना नायकों का, अधिकारियों का सहयोग मिला, जैसे आउट्रम, हैवलॉक, हडसन या निकोलसन वगैरह। ये सभी योग्य नेतृत्व थे जो तेजी से सेनाओं के साथ विद्रोहियों पर
अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। विद्रोहियों के पास भी महत्वपूर्ण नाम थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन सीमित संसाधन, आपसी संपर्क का अभाव, गतिशीलता, चतुरता या चपलता का अभाव कह लें, इसके कारण वो आपसी सामंजस्य बैठाने में भी असक्षम रहे। और आगे मतलब कि जैसे अंग्रेज़ी सत्ता को अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि अंग्रेज़ी सत्ता को भारत से निकाल बाहर करेंगे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, इस तरह की कोई योजना उनके पास नहीं थी। हमारा सर्वमान्य नेतृत्व कौन हो करेगा, इस तरह की कोई योजना नहीं थी। सबके अपने अपने हित थे, सबके अपने अपने शिकायत थे और सबके विद्रोह में शामिल होने का अपना अपना एक कारण था। उन कारणों के समाप्त हो जाने के बाद या उन कारणों को दूर कर लेने के बाद क्या करेंगे, इसका कोई स्पष्ट जवाब वो जनता के सामने नहीं रख पाए, जिसके कारण भी जनता जो है बहुत तेज़ी से उनके साथ नहीं मिल पाई। जिस जनता पर अंग्रेज़ी सत्ता का सीधा दुष्प्रभाव पड़ रहा था, वे तो विद्रोह में आसानी से शामिल हो गए, लेकिन धनी तबके के लोग या मध्यम शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग या जो लोग अंग्रेज़ी सत्ता के साथ मिलकर ज़मींदारी का सुख भोग रहे थे या अंग्रेज़ी कारिंदे बन चुके थे या फिर अंग्रेज़ी व्यवस्था के साथ ढलकर अपनी आजीविका को जोड़ लिए थे, वे लोग इस विद्रोह में दिलचस्पी नहीं लिए, बल्कि कहीं कहीं तो उन लोगों ने अंग्रेज़ों के लिए जासूसी और सहायता का भी काम किया। तो व्यापक जन समर्थन नहीं जुट पाया। समाज का पूरा हिस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ सक्रिय नहीं हो पाया, बल्कि समाज का एक हिस्सा अंग्रेज़ों के खिलाफ सक्रिय हो पाया और दुर्भाग्य से उस हिस्से में अधिकांश संख्या शोषित और वंचित लोगों की ही थी, जिनके पास संसाधनों का घोर अभाव था। तो ये भी असफल रहने का एक कारण था। देसी नरेश और सामंत आपस में तालमेल पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पाए और बहुत सारे देसी नरेश और सामंत जो अंग्रेज़ी सत्ता के साथ समझौते करके सत्ता सुख भोग रहे थे या अंग्रेज़ी सत्ता के समर्थन के बलबूते पर टिके हुए थे, उन लोगों ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। उन लोगों ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने विद्रोहियों को पकड़कर अंग्रेज़ों को सौंपने का काम किया, विद्रोहियों को दंड देने का काम किया और अंग्रेज़ों के बिछाए जाल में विद्रोहियों को फंसाने का काम किया। तो इन लोगों के कारण भी यह विद्रोह असफल हो गया। स्वयं अंग्रेज़ी इतिहासकारों ने और अंग्रेज़ी अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि इस प्रलयंकारी बाढ़ के समय वे लोग एक सुरक्षात्मक बांध के रूप में अंग्रेज़ी साम्राज्य की रक्षा की। अंग्रेज़ी इतिहासकारों ने, अंग्रेज़ी सैनिकों ने, अंग्रेज़ी अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि अगर देसी राजाओं का साथ नहीं मिला होता तो भारत में उसकी सत्ता समाप्त हो गई होती। और इसके लिए उन लोगों ने, अंग्रेज़ी शासकों ने, अंग्रेज़ी गवर्नर ने उन देसी सत्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त भी किया और उन्हें एक दोस्त राजा के रूप में देखा। हालांकि बाद के चरणों में यह साफ साबित होता है कि धीरे धीरे ये सारे मित्र राज्य भी अंग्रेज़ी प्रशासन के द्वारा हड़प लिए गए। येन केन प्रकारेण इनकी भी संप्रभुता छिजती रही, ये भी संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी मान्यता को नहीं रख पाए। लेकिन तात्कालिक लालच में, तात्कालिक लोभ में इन लोगों ने अंग्रेज़ी सत्ता का भरपूर साथ दिया और इस कारण भी इस प्रलयंकारी क्रांति के समय जब अंग्रेज़ी सत्ता की समाप्ति निश्चित दिख रही थी, ये लोग अंग्रेज़ी सत्ता के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए और इस विद्रोह को असफल कर दिया। कुछ परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों का साथ भी दिया, कुछ योग्य परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों के अनुकूल परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इस समय तक चीन और क्रीमिया के विरुद्ध युद्ध समाप्त हो चुके थे और वहाँ से सेना की एक बड़ी टुकड़ी अंग्रेज़ी सहायता के लिए भारत पहुँच गई। अगर यह विद्रोह कुछ पहले हुआ होता तो हो सकता है कि सेना का एक बड़ा हिस्सा जो चीन और क्रीमिया के युद्ध में लगा हुआ था, वह
तात्कालिक रूप से सहायता के लिए नहीं पहुंच पाता। तब अंग्रेज़ों को और भी ज़्यादा परेशानी होती और हो सकता है इस विद्रोह का परिणाम कुछ और भी होता। इसके अलावा अंग्रेजी सत्ता के पास सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके संसाधन काफ़ी विकसित थे। उनके पास प्रचुर धन संपत्ति और संसाधन थे। व्यक्तिगत वीरता के बल पर या व्यक्तिगत साहस के बल पर एक बड़े शक्तिशाली दुश्मन को परास्त कर पाना हमेशा संभव नहीं होता है। हालांकि विद्रोहियों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इस प्रथम युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और अनेक जगहों पर अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा। अनेक जगहों पर अंग्रेजी प्रशासन की हुकूमत ही समाप्त हो गई, लेकिन ये लोग पूरी तरह अंग्रेजी सत्ता को भारत से हटा पाने में असफल रहे। अंग्रेजी सत्ता पुनः अपने आप को स्थापित कर ली और जिन क्षेत्रों में उन्हें पराजय मिली थी या जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी प्रशासन समाप्त हो गया था, वो तेज़ी से बैकअप करते हुए उन क्षेत्रों को पुनः अपने राज्य में मिला लिए और विद्रोहियों को निकाल बाहर किया। उन्हें प्राणदंड दे दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, मार दिया गया, या फिर कुछ विद्रोही दूसरे क्षेत्रों में जाकर शरण लिए, लेकिन अधिकांश विद्रोहियों को मार डाला गया। विद्रोह के समाप्त होने पर कुछ विद्रोहियों को माफ़ी भी दे दी गई, कुछ विद्रोहियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और जो विद्रोही परास्त होने के बाद हथियार डाल दिए या अंग्रेजी सत्ता के सामने आत्मसमर्पण निर्धारित अवधि तक आत्मसमर्पण कर दिए, उनमें अधिकांश ऐसे लोगों को आम माफ़ी भी दी गई। तो इस तरह विद्रोह के असफल रहने का कारण अंग्रेज़ों की वीरता या अंग्रेज़ों के संसाधन के ज़्यादा हमारे आपसी फूट को ही दिया जा सकता है, जिसमें समाज का एक बड़ा तबका, देसी नरेशों का एक बड़ा तबका अंग्रेज़ों के साथ में काम किया और इसी आपसी फूट के कारण हम लोग 1857 में जब अंग्रेज़ों की हार निश्चित लग रही थी, उस समय हमें पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो यह विद्रोह की असफलता का एक पक्ष था, मतलब यह विद्रोह असफल हो गया। लेकिन जब हम इसके परिणाम पर चर्चा करेंगे उस समय हम देखेंगे कि यह कहना गलत होगा कि यह विद्रोह असफल हो गया। भले ही तात्कालिक रूप से अंग्रेज भारत से नहीं निकल पाए, अंग्रेज की सत्ता भारत में और मजबूती के साथ स्थापित हो गई, लेकिन भारत की राष्ट्रीयता के विकास में, स्वाधीनता आंदोलन को गति देने में इस विद्रोह ने अपनी महती भूमिका अदा की। इस विद्रोह के नायक जो हैं वो स्वाधीनता के अमर नायकों में शामिल हो गए। उनकी यशगाथा हमेशा भारतीयों को प्रेरित करती रही और आज भी हम 1857 के शहीदों की जीवनियों से, उनके कार्यों से, उनके साहसों से आज भी प्रेरित होते हैं और वो आज भी हमारे लिए अदम्य साहस प्रेरणा का काम करता है। आज भी हमारे थिएटरों में मंगल पांडे पर, लक्ष्मीबाई पर फिल्में बनाई जाती है और वो जनता के बड़े वर्ग को रोमांच करवाती है। उनका यशोगान आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। तो यह विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इस विद्रोह की वीरता, इसके नायकों की शौर्य गाथाएँ आगे भारतीयों में प्रेरणा का काम करती रही और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने इन नायकों से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अदम्य वीरता का या उनके अमानवीय शोषण, उनकी हिंसा, उनकी यातना को भी इन्हीं प्रेरणाओं के माध्यम से सहन करने की शक्ति विकसित कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए इसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।